बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, आर्टिकल 63A नज़रसानी केस सुप्रीम कोर्ट ने दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली है और बानी पीटीआई के वकील अली जफर ने समाअत का बाइकआउट किया है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली और इसमें बानी पीटीआई के वकील जो है बानी पीटीआई और उनके ये कहने पे ये किया गया है, कहा यह जा रहा है कि बाइकआउट जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और बानी जो हैं उनके कहने पे यह किया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है, कहा जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लग सके। अली जफर बोले, आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इसका इल्म नहीं है। अली जफर बोले, हुकूमत आईनी तरामीम और जुडिशियल पैकेज ला रही है, अपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप हद पार कर रहे हैं, हम तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। आर्टिकल 63 से मुताल्लिक सदर ने एक राय मांगी थी और इस राय के खिलाफ नज़रसानी दायर नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर के बतौर अदालती मुआवन दलाइल, कहा मजीद वजाहत दरकार होती तो सदर ही रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। चीफ जस्टिस बोले, मतलब आप इस हद तक नजरसानी की हिमायत करते हैं कि लफ्ज फैसले की जगह राय लिखा जाए। ये तमाम तो सूरत हाल है। इस पे हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है खुरम लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। और इसके साथ हमें तैयब जाफरी साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर कानून है सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। खुरम साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा सर, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाइकआउट कर दिया गया है और अपील भी दायर कर दी गई है, आर्टिकल 63A को कलअदम करार दे दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पहले दिन से समझ आ रही थी हमें कि ये क्या फैसला करने जा रहे हैं और इतनी उजलत में जिस तरह ये हो रहा है, रात की तारीकी में कुछ तरामीम लाई जाती हैं, फिर बात आ जाती है कि यही चीफ जस्टिस साहब जब रिटायर होंगे तो इन्हीं को आईनी अदालत एक बना दी जाएगी। एक बड़ा वावेला, एक बड़ा शोर इस मुल्क में है कि आईन पार्लिमान ने बनाया था, ये आईन इस पार्लिमान ने नहीं बनाया था। ये एक गलत नोशन है। ये एलएफओ के जरिए जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस असेंबली में ये बिल लाया गया था और ये असेंबली आईन की पैदावार है। असेंबली ने जो है आईन नहीं बनाया, आईन ने असेंबली को बनाया है। तो अगर उस वक्त ये मंतक होती या ये मंशा होती जो ये करने जा रहे हैं, उस वक्त के बानी जो थे ये आईन के बनाने वाले, तो इसके अंदर वो कोई आईनी अदालत का जिक्र भी करते हैं, उन्होंने नहीं किया इसके अंदर। और इस असेंबली के पास तो ये मैंडेट ही नहीं है और फिर ये सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है। मैं तो हैरान हूं कि हमने अभी सज्जाद अली शाह वाले वाकये से सबक नहीं सीखा। हम फिर 2 सुप्रीम कोर्ट लगाने के चक्कर में, हम फिर आईन की नफी करने के चक्कर में, जब कह दिया पीटीआई की तरफ से आ गया कि चीफ जस्टिस साहब आप हैव बिकम अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, आपके लिए तरामीम की जा रही है, आप आईनी अदालत के अंदर जाके बैठना चाहते हैं तो इनको उससे अलहदा हो जाना चाहिए था। क्या अमर माने था, क्यों जो है मंसूर अली शाह साहब को इस बेंच से दूर रखा गया, क्यों जब बेंच, और ये तो बेंच ही बना नॉन एस्ट है, इट इज अ बेंच व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इलीगली, इट कुड नॉट हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। अब ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं और ये जितनी गुफ्तगू हुई ये पाकिस्तान की आवाम सुन रही है। आप देख लीजिए कि एक वाकया जो हुआ पिछले दिनों एक बेकरी पर, इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी इस इंतजार में है कि आप आइए तो सही, हम आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से इंसाफ का कत्ल किया है, आप किस तरीके से एक आम आदमी का केस, वो बेचारा एड़ियां रगड़ते हुए सजाए मौत का सुप्रीम कोर्ट में अपील का इंतजार करता है, वो मर जाता है, अपील निकलती है, अदालत को बताया जाता है वो मर गया है। एक केस दायर होता है जिसके अंदर वो कहते हैं हक महर देना है, वो शख्स मर जाता है जिसने देना है और उसकी जो बेवा होती है वो स्ट्रेचर पे सुप्रीम कोर्ट में आती है। सुप्रीम कोर्ट को इतनी क्या उजलत थी। और जब आप पे इतराज हो गया, जब सीनियर प्यूनी जज साहब नहीं बैठे, आपने एक कॉन्स्टिट्यूट कर दिया बेंच, एक जज साहब उठ गए। ये देखिए जरा
कितनी जल्दी में ये काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, ये याद रखें। हमारे मुल्क के अंदर जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगाया गया तो शहद की मक्खी अल्लाह का हुक्म सुन के जाती है, उसकी लाश का उसका कफन काला हो गया, शहद की मक्खियों ने उसकी लाश को खाया। आप खुदा के लिए माजी से सबक सीखिए। आप आज बहुत ताकतवर होंगे, आप आज रोंद सकते होंगे, आज आप किसी की बहस नहीं सुनते हैं। एक आम वकील जाता है, आप उसको बोलने नहीं देते हैं। आप इस तरफ पे जरा गौर करें। इस मुल्क के अवाम गूंगे बहरे नहीं है, ये भेड़ बकरियां नहीं है। अब आप एक लाइसेंस दे रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग का, अभी वो मैंने सुने मकाल में कोर्ट के अंदर भी कि हॉर्स ट्रेडिंग हम बताएं क्या होती है। आपने क्या बताना है हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है? आप तो खुद पार्लियामान में जाके और फिर बाद में आपने कहा कि मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सियासी तकीलें होंगी। ओ भाई, सियासी अखाड़े में जब उतर रहे हैं आप मोहतरम, तो सियासी अखाड़े में सियासी कुश्ती होगी, सियासी बातें होंगी। आप उसी दिन और फिर आपके खिलाफ 5 जजों की जजमेंट मौजूद है कि आप पीटीआई के केसेस ना सुनिए, इमरान खान के केसेस ना सुनिए, लेकिन आप बज़िद है। कर लीजिए, कितनी देर करेंगे आप? इससे पहले भी एक शख्स जो यहाँ बैठा था उसको भी अपने या खुदा होने का ना इसी से ज्यादा गुमान था। कहाँ गए इफ्तिखार चौधरी साहब मोहतरम? कहाँ गए दीगर जजेस? आप भी माजी का हिस्सा हो जाएंगे। ये मैं जैसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना आपके साथ, कि एक एक लफ्ज माजी में जा रहा है, तारीख में रकम हो रहा है। तो ये जो तारीख में रकम करना चाह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिश के फैसले किए जा रहे हैं या होशमंदाना फैसले किए जा रहे हैं। खोसा साहब, कल पॉलिटिकल पार्टी को तकवीत देने के लिए है। कल बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब मौजूद थे इसी प्रोग्राम में हमारे साथ। उनकी जानिब से यह कहा गया कि 18वीं तरमीम की तरह जिस तरह उस पे 1 साल तक बहस होती रही, इसी तरह इस पे भी बहस होने का मौका देना चाहिए और हर एक एक नुक्ते को जो है वो जेर बहस लाया जाना चाहिए और उसके बाद ही तमाम तर मामलात को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। अभी तो पर्दा नशी को पर्दे में रखा हुआ है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि वो उसमें शिके क्या लिखी हुई है। जिससे पूछा जाता है वो कोई बात कर देता है, कोई बात कर देता है। इसमें अगर आप देख दुनिया के किसी आइन को देख लीजिए, वो कहता है कि आप रिटायर्ड को जो है चीफ जस्टिस बना देंगे। जुल्म खुदा का। रिटायर्ड एक एज है, वो एज इसलिए है कि अब आप जाके आराम करें। आपने जो करना था कर लिया, अगर खिदमत की तो बहुत अच्छी बात है, अगर अदरवाइज किया तो तब भी आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो चीफ जस्टिस साहब की जोजा मोहतरमा ने भी वो जो एक दीवाने ने जो बात कही वो अपने मुंह से 3 दफा दोहरा दी है। तो मेरे ख्याल में अब उनको कबूल कर लेना चाहिए इस चीज को और इज्तनाब करें इन कामों से जो वो कर रहे हैं। बार तौर एक अपील मेरी इल्म में आया कि हो गई है, ये सेटिसाइड हो जाएगा फैसला। ये फैसला काबिले अमल ही नहीं है। ये एक फैसला ऐसा दिया गया है जिसके अंदर पाकिस्तान की पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया गया है। पाकिस्तान के आइन को जो है वो रोंदने की कोशिश की गई है और ये मैं समझता हूं कि ये उन स्या फैसलों में से है जो पहले माजी में होते रहे। जैसे आपने देखा जस्टिस मुनीर का फैसला आया, दीगर फैसले आए, ये उन फैसलों में से एक है। अच्छा, हमारे साथ तैयब महमूद जाफरी साहब मौजूद हैं। जाफरी साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या नुक्ता नजर होगा आपका इस फैसले के हवाले से? जी, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूं अपने छोटे भाई खुर्रम लतीफ खोसा साहब की, लेकिन 2 बातें मैं और भी गुजारिश करना चाहता हूं। एक तो हमें कोर्ट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए डायरेक्टली और पर्सनली, उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं इसे समझता हूँ कि ये इखलाकी तौर पे और समाजी तौर पे दुरुस्त रवैया नहीं है। और ये बात ठीक है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू उठाया अली रफर साहब ने, वो भी शायद दुरुस्त थे अपनी हद तक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हद तक। लेकिन मैं एतजाज अहसन साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम है वो, मैंने पढ़ा हुआ उनसे लॉ कॉलेज में। उन्होंने ये बात कही, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ कि ये इतना अहम मामला था कि इस पे शेर हासिल बहस होनी चाहिए थी, तफसीली बहस तमीज, और तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका मिलना चाहिए था उस पे बात करने का, अपना नुक्ता नजर लाने का। ये अलग बात है कि जो फोर्स ही किया जा रहा है, और ये बात आज के अखबार में किसी और तरीके से कुछ टीवी टॉक शोज में कही जा रही थी कि यूनानिमस जजमेंट ऑन दिस इशू इज गोइंग टू कम टुडे और टुमारो। वो बात
काफी हद तक दुरुस्त साबित हुई। लेकिन एक बात और मैं जुज़वी तौर पे खुर्रम साहब के इस मौक़िफ़ से इत्तफाक करता हूँ कि ये अगर इस अमेंडमेंट वाले इशू पे जो आज रिव्यू पिटिशन मंजूर हुई है मुत्तफ़िका तौर पे, अगर एक नुक्ता नजर से देखा जाए तो शायद ये हॉर्स ट्रेडिंग का फ्लड गेट भी खोलेगी। मैं ये समझता हूँ कि इसकी बजाय ये एक एतराज अपनी जगह पे था, जो एडवर्सरीज थे या पीटीआई के मुखालिफ फरीक जो था कि ये आइन को रीराइट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया था। ये दुरुस्त बात है कि उस वक्त भी एक नो कॉन्फ्रेंस मूव को रोकने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, प्री प्लान था। मैं ये समझता हूँ उस वक्त की कोर्ट भी कोई बहुत मुनसिफाना फैसला नहीं कर रही थी, ऑल्दो उसमें कुछ फैसले थे वो काफी काबिल। जाफरी साहब माजरत खाऊं इंटरप्शन के लिए, लेकिन उस वक्त काजी साहब ये कहते नजर आते थे उमर इत्तेहाद बंदियाल साहब के वक्त पे कि इस तरह से ये मामलात नहीं होने चाहिए और इस तरह से मनपसंद लोग जो है वो नहीं लाने चाहिए बेंच में। माजी में जो चीजें काजी साहब जो है उजागर करते रहे, आज वही चीजें वो खुद जो है वो इंप्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे बदनसीबी है ना जी, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी डिक्लाइन का शिकार है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी डिक्लाइन का शिकार है। मायूसी बेतहाशा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक, आपकी बात तो दुरुस्त है, लेकिन मैं और बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक तो ये फ्लड गेट खुलेगा, 100% खुलेगा, और इसका मकसद उस वक्त मकसद था नो कॉन्फ्रेंस की मूव से बचना, और अब है मकसद मेजॉरिटी अटेन करना पार्लियामेंट मैं होकर करो। लेकिन साफ बात तो यही है, नुक्ता नजर से इख्तलाफ किया जा सकता है कि बट क्रस्ट ऑफ द मैटर जो है ना, क्रक्स ऑफ द मैटर वो एक ही है। मेरा और खुर्रम साहब का इत्तफाक राय है, और मैं उसमें एतजाज हसन साहब की बात का पहले जिक्र कर चुका, इत्तफाक राय है कि इसको एक तो तवालत दी जानी चाहिए थी, तमाम स्टेक होल्डर्स को इसमें मशावरत तो नहीं, बहस व तमीज का मौका मिलना चाहिए था। और आज एक मौलाना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, फजलुर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए, एंड द सेम वाज रिपीटेड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग। जब उन्होंने कहा कि आप जजेस, जब अली जफर साहब ने कहा कि आप जज साहिबान बैठ के अपने मामला तय कर लें, तो काजी फायजी साहब ने जो बात की थी मैं उसकी भी हिमायत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि आप लोग भी, सियासतदान भी आपस में बैठ के मामला को हल करें। लेकिन सवाल ये है कि बल्कि अलबिया ये है भट्टी साहब कि हमारे मुल्क में खलीज गहरी होती जा रही है, सियासी इख्तलाफात को जातियात की हद तक ले जाते हैं। इसी तरह ही अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी जुडिशरी में इतनी तकसीम ना पहले कभी देखी गई है, ना शायद आइंदा कभी देखी जाएगी। और जुडिशरी का जो एक है ना डेकोरम, वो उसको नुकसान पहुंच रहा है, जुडिशरी की जो है ना तौकीर, उसको नुकसान पहुंच रहा है। जजेस एक दूसरे को साथ साथ के कमरों में बैठ के खत लिखते हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले कभी ऐसा ना देखा गया ना सुना गया। और अगर ऐसे चलता रहा सिस्टम, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा डिक्लाइन का शिकार क्या होगा सिस्टम, कि जजेस की ग्रुपिंग है, पॉलिटिकल जो है ये मुहाज़राई वो अपनी शिद्दत पे पहुंच चुकी है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में सरगर्म है हर दो फ्रीकैन। तो मैं तो यही कहूंगा कि खुदा इस मुल्क पर रहम करे, खुदा इस मुल्क की सियासत पर रहम करे, खुदा इस मुल्क की पार्लियामेंट पर रहम करे, और खुदा हमारे मुस्तकबिल के लिए हम पे रहम करे, हमारी कौम पे। और ये जो हमारी जुडिशरी है, हायर जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट्स, इनमें जो बुनियादी इस्लाहात हैं वो जरूर होनी चाहिए, और इन पे भी अल्लाह पाक रहम फरमाए। बहुत बुरी हालत है, हम मायूसी का शिकार है, सारी लीगल फ्रेटर्निटी जो है ना वो मायूसी का शिकार है फॉर सर्टेन रीजन। और मैं समझता हूँ कि लॉयर्स इसको रेजिस्ट करेंगे, ठीक है, सारे फिनोमेना को रेजिस्ट करेंगे। मेरी यही नपी तुली राय है। मैं जुज़वी तौर पे इत्तफाक करता हूँ खुर्रम लतीफ खोसा साहब की बात। ठीक है खोसा साहब, बैरिस्टर एतजाज हसन साहब कहते हैं कि दो अहम ओहदेदार जो हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का नाम लिया उन्होंने, और दूसरा मौजूदा चीफ जस्टिस साहब का नाम लेके उन्होंने कहा कि ये दो लोग हुकूमत की सहूलतकारी में मसरूफ हैं, और ये तमाम वो अवामिल करते नजर आ रहे हैं जो इन्हीं के गले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो उनसे सवाल मैंने ये पूछा कि पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे या वकला तहरीक के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो सही समत में होगा मैं उसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दूंगा। देखें, पहले भी एतजाज साहब ने जो है वो वकला का साथ दिया था, आइन और कानून का साथ दिया था, और हम उम्मीद करते हैं कि उन जैसा जो एक एमिनेंट लॉयर है और एक लेजेंड है वो बिल्कुल किसी गैर आईनी और गैर कानूनी चीज का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। देखें, हम इट इज आवर ड्यूटी एज जूरिस्ट, एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, और मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री भी कहता हूं कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा मजहबी फरिज़ा है कि हम इसको, अपने मुल्क को, इसके इदारों को मजबूत करें, और जो शख्स, जो फर्द वाहिद इस मुल्क के इदारों को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क के इदारों को तोड़ने के लिए, यहाँ पर अफरा तफरी फैलाने के लिए जो हरकत करें। देखे, ये माजी के अंदर जब सजाद अली शाह और 2 सुप्रीम कोर्ट लगे थे तो किसकी हुकूमत थी? इन्हीं की हुकूमत थी, जो इस वक्त ये फिर दोबारा वही घिनौना खेल खेल रहे हैं। और फिर उन्होंने किया क्या? इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा दिया। जिन्होंने करवाया उनको आज तक सजा नहीं मिली, जिन्होंने किया उनको सजा दे दी गई। तो ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, और अब तो शब खून आइन पे मारा जा रहा है। अब तो देखे, मैंने पहले आपके गोशगुजार किया कि ये असेंबली ये मैंडेट नहीं रखती है आईनी अदालत का। इनको फिल फॉर चाहिए कि दोबारा कॉल अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वहां पे अपना ये मैंडेट लेके जाते हैं, मैंडेट लेके जाके कहें कि जी हम आईनी अदालत बनाएंगे, आप हमें वोट दें इसके लिए, हम जो है हॉर्स ट्रेडिंग को जायज करेंगे, आप हमें वोट दीजिए इसके लिए। इनको वोट मिले, आए, तरमीम करे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो बना के अपने घर चली जाए, फिर जो इलेक्ट होके आएंगे वो उस आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आइन भी ऐसे ही बना था। जिस असेंबली ने इस आइन को पुट किया था, उसने जो मर्ज़ वजूद में लेके आए, वो आज की असेंबली है। तो ये जब आपका आइन आप कहते हैं सुप्रीम है, तो उसके अंदर आप किसी चीज को एडल्टरेटेड करके आप कहें कि हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे देते हैं हम, आप एक और इख्तरा पैदा कर ले। पहले रोकने की कोशिश की गई, जब रोक लिया गया तो अब कहते हैं उसको अलाउ करते हैं। खोसा साहब वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का जो काम है, इस पे लिए कानून साजी जो है वो पार्लियामेंट में की जा सकती है, तो आप लोग पार्लियामेंट में कानून साजी कर लें इसको रोकने के लिए। देखिए, पार्लियामेंट में तो कहा गया कि वो जो है अगर वो वोट कास्ट करेगा, वो उसके अपनी वॉयलेट करेगा, तो उस वॉयलेशन की उसको जो है वो पार्टी के पास रेमेडी मौजूद है, वो डी-सीट हो जाएगा। ये जो अब इन्होंने किया है, ये तो अनब्राइडल्ड इन्होंने दे दिया है कि जिस तरह मर्जी करें। आप ये देखिए, ये कौन सा टाइम है कि भाई 25 तारीख को तो आप जा रहे हैं। जब कोई जा रहा होता है, आप कोई कह ले किसी ऑफिसर को, तो वो उस वक्त अपनी रजिस्ट्रीज विजिट करता है। इन्होंने लाहौर आना था फेयरवेल के लिए, इन्होंने अपना कराची जाना था फेयरवेल के लिए, इन्होंने कोयटा जाना था फेयरवेल के लिए, इसी में 1 महीना गुजर जाना था। दिन कितने रह गए? 20 दिन नहीं रह गए पीछे। इतनी उजलत किस चीज की थी? और फिर आप उन सीनियर जजेस को उस बेंच में नहीं बिठाते हैं जिनका के कानून उनको ये इख्तियार देता है बैठने का। वो इख्तलाफी अपना लेटर लिखते हैं, एक जज साहब उठ जाते हैं बीच में से, लेकिन आप बज़िद हैं, आप बज़िद हैं, और आप बज़िद हैं कि आपने ये करना है। और ये फैसला कोई अनहोना नहीं है। ये जिस दिन इन्होंने टेकअप किया था, तमाम जो मुबस्सिर थे वो ये कह रहे थे कि ये फैसला करेंगे, और इन्होंने इस फैसले को पहले से ही लिख के रखा हुआ है। तो कौन सी ऐसी नई बात की आपने? आप एक फैसला कर लीजिए, आने वाला वक्त, आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। अपने जहन से ये निकाल दीजिए कि आज अगर आप 3 साल की एक पावर अपने ऊपर अज्यूम कर लेते हैं, तो आप आने वाली नस्लों से अपने आप को लेजिटिमेट करवा लेंगे। वकला जो कम्युनिटी है, आपने सुना नहीं गालिबन पिशावर के अंदर जब बिलावल साहब वहां गए, जब उन्होंने तकरीर की, तो वहां के सदर ने उठ के उनके सामने कहा कि 25 तारीख के बाद काजी फायजी साहब हमें किसी शक्ल में मंजूर नहीं है, किसी शक्ल में मंजूर नहीं है। और उन्होंने फिर ये भी कहा, उन्होंने कहा मिसाक जमहूरियत में इससे पहले भी शिके मौजूद हैं, आपको इतनी उज्जलत क्या है कि जो पहले, और फिर जब आप पहले हुकूमत में आए आपने उस वक्त क्यों नहीं ये काम किया? आपको इसी वक्त ये याद आया जब काजी साहब जाने वाले हैं कि जी हमने ये करना है। और काजी साहब, अल्लाह ताला की लाठी जो है ना वो बे आवाज होती है। यहाँ जिस शख्स ने ये सोचा है कि उसकी कुर्सी मजबूत है, अल्लाह ताला ने अपने आप को मनवाया है कि आई एम द सोवरेन,
मैं हूं जो फैसले करता हूं, कोई और नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये इन्होंने अपनी तरफ से जो किया वो कौम के सामने है, बल्कि अब तो ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। ये फैसला आज होता है, इंटरनेट पे साथ चला जाता है, और मैं नहीं समझता कि कोई जी शऊर आदमी इस फैसले को मुनासिब, इसके वक्त को मुनासिब कहेगा। ये तो बहुत अरसे से बात चल रही है कि आईनी अदालत होनी चाहिए। भाई आप जब 2 अदालतें बना देंगे, आपके पास मैंडेट, पहली चीज तो ये है, मैं फिर ये कहूंगा, आपका क्या ये मैनिफेस्टो था इलेक्शन के अंदर कि आप आईनी अदालत बनाएंगे? आपने क्या लोगों से रजू किया इसके लिए? आपने नहीं किया। आपने ये भी रजू नहीं किया कि आप हॉर्स ट्रेडिंग को लेजिटिमाइज कराएंगे और एक इलेजिटिमेट लॉ मिनिस्ट्री के जरिए आप इस किस्म के बिल मूव करेंगे जिसका किसी पार्लियामेंटेरियन को पता नहीं होगा, और आप कहेंगे कि जी हम इसको राइज कर देंगे। तो ये काबिल ना अमल है, और ये इन्होंने एक तहकीक शुरू कर दी है आज, जो कि मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, और इनके जो ख्वाब है कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। तैयब जाफरी साहब, किस तरह से इस पे कहना चाहेंगे? अब ये मामला जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें माजी में भी हमने देखा कि इसी तरह से तफरीक का सिलसिला चलता आ रहा है, और अभी भी जो है वो इस्लामाबाद की वकला तंजीमों ने जो है इसकी मज़ाहमत करने का ऐलान कर दिया। तो मजीद अब क्या इसमें जो है वो सोल्यूशन निकल सकता है? किस तरह से सिचुएशन जो है वो इस्तेहकाम की तरफ आगे बढ़ सकती है? हेलो, ये आप मुझसे मुखातिब हैं? जी, तैयब जाफरी साहब, जी। हाँ जी, मैं अर्ज करता हूँ, असल में राब्ता टूट गया था कुछ देर के लिए। अच्छा, मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैं इस बात का हामी हूँ कि डिफेक्शन क्लॉज को खत्म नहीं होना चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग के सद्देबाब के लिए। और दूसरी गुजारिश ये है कि मुझे इख्तलाफ है इस बात से कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बारे में मुझे नुक्ता नजर से, खोसा साहब के नुक्ता नजर से इख्तलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कोई खराबी या कोई ऐसी बात पिन्हा नहीं है जो नुकसानदेह हो, बिकॉज ऑफ द रीजन कि बैकलॉग इतना है सुप्रीम कोर्ट पे और हाई कोर्ट में, कई 22 लाख बताते हैं, 19 लाख बताते हैं बैकलॉग है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी गरीब आदमी का, किसी अल्लाह देते का, किसी मोहम्मद बूटे का केस जो है ना, वो 2-2 साल 2.5 साल नहीं लगता। और बल्कि जो अर्जेंट मैटर के केसेस है ना, आई मीन जो अपील अगेंस्ट एक्विटल है या कोई बेल पिटीशन प्रोलॉन्ग करती है, ये हर शख्स का बुनियादी हक है, आईनी हक है। और वहां पे पैरिटी का, इक्वालिटी का, इक्विटी का असूल नहीं चल रहा। वहाँ पॉलिटिकल मुकदमात जो है, आईनी मुकदमात, वो इतना वक्त लेते हैं कि कोर्ट के पास पैटी मैटर्स जिनको समझा जाता है, जो बुनियादी इंसानी हकूक है, उनके लिए वक्त मौजूद नहीं होता। इसमें कोई बुराई नहीं है, और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। पाकिस्तान के लिए नई बात है, दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सेपरेट मैंडेट है उनका, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे बड़े अच्छे फैसले करती हैं। और ये जो थोड़े बहुत हाँ जी, जो इश्यूज रिजॉल्व होने वाले होते हैं उनको करती हैं, इसमें बुराई कोई नहीं है। ये अलग बात है कि हम अपनी पसंद नापसंद का खेल खेलते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन मेरी जाती राय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालत जो है ना सुप्रीम, वो एक होनी चाहिए। मुल्क के तमाम ऐसे कज़िये, ऐसे मामलात जो आइन से मुताल्लिक हैं, उनकी तशरीह के लिए आइन को रीराइट करने के लिए। माजी में हमने देखा तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। बानी चेयरमैन की बात की जाए, पीटीआई ने भी इसकी जो है वो हमायत की, लेकिन उस वक्त के जो सिचुएशन थी वो मुख्तलिफ थी। उस वक्त भी इसी तरह से मनपसंद जो है जजेस को तैनात किया जाता रहा। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहा हूं, तो उसके नजरिया जरूरत और अब का नजरिया जरूरत फर्क तो है सर। नहीं सर, मैं जो ये कह रहा हूँ ना, ये कोई फिनोमेना नया नहीं है। हम पसंद नापसंद के मामलात में न जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी फेवर में रही है। और आज हम इसलिए, क्योंकि कुछ लोगों के मुफाद में, कुछ के मुफाद में नहीं है। और दूसरी बात इसमें बड़ी जरूरी आपने जो की, वो एक वजह आपने एक पॉइंट दिया है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तब्दील होना चाहिए। जो बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत माइनर है, और जो है वो इनइफेक्टिव है। दे आर नॉट हर्ड सीरियसली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और एनी अदर नॉमिनेशन ऑफ द डेजिग्नेशन ऑफ द जजेस। उनको मौका नहीं दिया जाता या उनकी राय को अहमियत नहीं दी जाती। इसके लिए जो दुनिया के तमाम ममालिक में जो ये जजेस अपॉइंट जजेस वाला इशू जो है ये खत्म होना चाहिए। अगर जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे तो वो यकीनन अपने ब्लू आइट बेबीज को लाएंगे, वो अपने यकीनन प्रीवियस चेंबर्स को लाएंगे।
वो अपने पसंदीदा लोगों को लाएंगे, वो अपने अजीजों को लाएंगे, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म आएगा, रिश्तेदारियां परवान चढ़ेंगी। इस बारे में मेरा जाती ख्याल ये है, कानून के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से, कि इस नुक्ता नजर से आपको जुडिशियल सिस्टम में तब्दीली लानी पड़ेगी। रेलिवेशन ऑफ द जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, इसके लिए एक तरीकाकार जो साफ और शफाफ हो बहुत जरूरी है, और वो न सिर्फ करप्शन का खात्मा करेगा बल्कि मैं समझता हूँ बैकलॉग का भी खात्मा करेगा। अगर कॉम्पिटेंट जजेस आएंगे, अभी भी कॉम्पिटेंट जजेस बहुत काम कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट जजेस जो सिफारिशी आए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, बेशक ये मेरी बात पसंद आए किसी को ना आए, सिर्फ कुछ कॉम्पिटेंट ऑनेस्ट जजेस जो है वो काम कर रहे हैं, बैकलॉग निपटा रहे हैं। ये मेरी राय में एक जो सिस्टम है इसको चेंज होना बहुत जरूरी है। एक नया सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना पड़े। जी खोसा साहब आप किस तरह से देखते हैं? जाफरी साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाजा फरमाई। दूसरा यह है कि अदलिया जिस तरह से वकला तहरीक का जो है वो हवाला दिया जा रहा है, वकला तहरीक अगर जारी होती है, माजी में भी हमने देखा कि लतीफ खोसा साहब जो है उन्होंने वकला तहरीक को लीड किया और सर पे चोटें भी खाई, लहू लहान भी हुए, और अब आगे भी अगर इस तरह का सिचुएशन बनती है तो सरे फहरिस्त नजर आएंगे लतीफ खोसा साहब भी। तो ये इसका सल्यूशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखें, मैं जाफरी साहब की बातें जो है बिल्कुल बजा है। ये टाइमिंग देखिएगा आप, ये किस वक्त करने जा रहे हैं। ये क्वालिटी ऑफ जस्टिस आज भी इंप्रूव नहीं करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि अपनी मर्जी के हैंड पिक्ड रिटायर्ड जजेस को बिठाकर ये अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। देखें, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास ये मैंडेट नहीं है। मैं फिर कहूंगा, इनके पास ये मैंडेट शुरू से नहीं है, इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था। और जो उजलत की जा रही है, जिस तरीके से ये मर रहे हैं ये करने के लिए, वो आपके सामने है कि रात 11 बजे तक बैठे रहे असेंबली खोलकर, तमाम हाउसेज करोड़ों रुपया खर्च किया गया उसके सेशन के ऊपर, और नेट रिजल्ट जीरो निकला, इनको कुछ हासिल ना हुआ। अब इन्होंने एक और शब खून मारा इस तरीके से। देखें, एक सिविल जज बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है। एक एडिशनल सेशन जज बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है। एक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, रिटर्न होता है, और फिर उसके बाद आपका वो इंटरव्यू लेते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पर क्राइटेरिया आज से नहीं है। जाफरी साहब विल बेयर मी आउट, ये शुरू से यही चल रहा है कि जिसका जो दिल करेगा, जिसका जो मन पसंद होगा, वो उसको जज लगा देगा। वो चाहे काम करे, वो चाहे काम ना करे। हाई कोर्ट के अंदर एक पहला निजाम था जिसके अंदर हुकूमत का प्रेरोगेटिव था कि वो जजेस लगाए। इफ्तिखार चौधरी साहब तशरीफ लाए, उन्होंने आके इसको बदला, उन्होंने अपने पास अनब्राइडल्ड पावर्स ले ली। उसका मजीद ये खराबी हो गई कि आज अदलिया काम नहीं कर रही है। बैकलॉग मेरी वजह से और जाफरी साहब की वजह से नहीं है, ये बैकलॉग उन जजेस की वजह से है जिनको ये नहीं पता कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जो वहां बैठ के लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, जो वहां बैठ के इस्लाह करना शुरू कर देते हैं, जो वहां बैठ के हेडमास्टर बनने की कोशिश करते हैं। इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग द केसेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि आपको मॉरल लेक्चर, भाई मॉरलिटी पे तो लॉ बना है खुदा के बंदो, आपको जस्टिस बनाया गया है टू डिस्पेंस जस्टिस, नॉट टू एडवाइज पीपल। एक एडवाइस वकील करके अपने साइल को लेके आया हुआ है, गलत या सही, जजेस थ्रू देयर जजमेंट्स। अब ये कोई तरीका नहीं है कि एक इदारा अगर आप उसको फेलियर हो रहा है तो आप उसका एक पैरेलल इदारा बना दो। हमने बनाया, हमने देखा, हमने पैरेलल लॉज बनाए। हमने क्या किया? हमने एंटी करप्शन जो थी वो उधर से निकाल के, क्योंकि उधर तो सजा होनी थी, हमने नैब के लॉज बना दिए ताकि हम प्ली बार्गेन में एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सके। अब जब आप आईनी अदालत की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी हम रिटायर्ड जज उसका चीफ जस्टिस होगा। भाई दुनिया का कहाँ असूल है रिटायर्ड जज को? और रिटायर्ड जज तो हुकूमत लगाएगी ना, फिर तो हुकूमत किसको लगाएगी? ये आपकी खराबी कहाँ से हो रही है? यही चीज साहब अगर अपना तहम्मुल से लोगों को सुनना शुरू कर देते तो फिर समझ आती कि ये बिल्कुल जो है इंसाफ के तकाजे। और इससे पहले जो इनलिस्टेड केसेस है, प्रोप्राइटरी का प्रिंसिपल डिमांड करता है कि उनका फैसला किया जाए, न कि उनको उठा। और फिर सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो, ये तो नॉन एस्ट बेंच बनाया गया। ये बेंच एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट कर नहीं सकता। इसके फैसला जो है वो नॉन एस्ट है, वो फैसला उसका इतलाक नहीं हो सकता। तो ये बाकी सारी बातें ये कर, बिल्कुल अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आए जिसके पास वो मैंडेट हो, फाबिया
वो आके आइन की बात करे, वो आके कहे जी इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में जब आपके एक चीज नहीं है तो आप उसको जब इंडक्ट करने लगेंगे उसकी मोडालिटीज बनानी पड़ेंगी, आपको अक्रॉस द बोर्ड उसके लिए कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। आप अभी आपने अभी IMF से बेल आउट पैकेज बचाने के लिए मुल्क को पैकेज लिया है, आप एक और इदारा क्रिएट करने लगे हैं जिसका अरबों रुपए का बजट होगा, उसमें वो लोग तनख्वाहें लेंगे। मैं ये नहीं कहता, लेकिन अब आपकी फेडरल शरीयत कोर्ट एक जो मौजूद है जिसके पास तो केस ही कोई नहीं है, वो अरबों रुपए का बजट ले रही है। आप एक तरफ कहते हैं कि जी हम डाउनसाइजिंग करेंगे, एक तरफ कहते हैं मिनिस्ट्रियां कम कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ये अरबों रुपए का अब ये इन्होंने गाड़ियों का बजट दिया पंजाब हुकूमत ने। जी 79 गाड़ियां जो है वो दी जा रही है वोजरा को, सेक्रेटरीज को। 79 ये गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क है। यहाँ पे बुनियादी हकूक की बात करेगा कोई? जो आपका डीसी जो है वो इसमें बैठेगा अपना कैबिनेट के अंदर, वो आवाम की बात करेगा, पब्लिक की बात करेगा, या जो बाकी आप देख लीजिए जो जिस तरह जुडिशरी को मराद दी गई है इतना वो काम नहीं करते हैं जितनी मराद है। तो अगर आप उसके पैरेलल एक इदारा खड़ा करेंगे तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले चीफ जस्टिस साहब का मौजूद था, उसके बावजूद वो बजद रहे और वो उसको हेड करते रहे और सुनते रहे। अब आगे जो इस मुल्क में तमाशा अगर ये आगे चला तो जो बनने जा रहा है, एक तरफ बुकला होंगे, एक तरफ आवाम होगी और एक तरफ ये हैंड पिक्ड लोग होंगे जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जिनका फॉर्म 45 से कोई ताल्लुक नहीं है। जाफरी साहब, अगर वुकला तहरीक चलती है तो आप कहां खड़े होते हुए दिखाई देंगे? मैं यकीनी तौर पे अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा आपको, लेकिन एक बात पे मैं थोड़ी सी गुजारिश पेश करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारा इस बात पे कंसेंसस है, मेरा भी और खोसा साहब का भी, कि ये जो प्रोसीजर है ना जजेस की इंडक्शन का, इसको इंटायरली चेंज होना चाहिए और इसकी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए बात यह है कि मैं हमेशा से इस नुक्ता नजर का कायल रहा हूँ कि all political parties should sit together on one point agenda, and that one point should be that establishment has to do nothing with the politics of this country. कोई establishment को इस मुल्क की सियासत में, पार्लियामेंट के मामलात में इख्तियार नहीं होना चाहिए मुदाखलत का, इन्वॉल्वमेंट की दावत नहीं देनी चाहिए। जाफरी साहब ये कहें तो बेहतर होगा। दूसरा, अभी इत्तेहाद में है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कहते हैं कि PMLN ये जल्दी से कर रही है, बहस का मौका देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद ये कह रहे हैं, इत्तेहादी भी है, सदर ममलुकत भी उन्हीं की पार्टी से। मैं अर्ज करता हूँ मेरी लीडर थी बेनजीर, उनके साहिबजादे हैं, लेकिन मैं भी उनकी एक दो बातों से मायूस हुआ हूँ। उनको ये बात नहीं करनी चाहिए कि देखिए ना, ये बात कभी आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक तरफ वो कहते हैं कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम गवर्नमेंट की और ये कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स की और इनकी हिमायत करते हैं। तो अगर आप हिमायत करते हैं तो आप इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हुए ना, पार्ट ऑफ दैट यूनाइटेड ग्रुप जो है इन पार, उसका हिस्सा हुए। मैं उनसे समझता था कि उनका थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कंडक्ट होना चाहिए। एक पार्टी हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को क्लेम करती रही, सेंटर ऑफ द लेफ्ट भी क्लेम करती रही, मैं और कोसा साहब उस पार्टी में इकट्ठे भी रहे। उनके कंडक्ट से थोड़ा अफसोस हुआ, बिलावल साहब को जेब नहीं देता ये सब कुछ। हम समझते थे कि थोड़ा स्टैंड लेंगे, कहते जरूर है, लेकिन अमली तौर पर वो साथ है, इस वक्त रूलिंग जुनता के साथ है। मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूं कि वो ये कहते हैं, कहने में और अमल में और कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं वो कर नहीं रहे। ठीक है, खोसा साहब आखिरी सवाल आपसे। जी खोसा साहब, आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट के हवाले से? बात यह है कि इट शुड नॉट ओनली बी इन वर्ड्स, इट शुड बी इन डीड्स। जब आप प्रैक्टिकली नहीं करते हैं और आप वो राग जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, अगर उसकी बात करेंगे, देखिए पीपल्स पार्टी इसलिए पॉपुलर हुई कि उसका एंटायर एस्टैब्लिशमेंट स्टांस था। पीपल्स पार्टी जब अपनी पीक पे थी, भुट्टो साहब से लेकर बीबी तक, ये एंटायर एस्टैब्लिशमेंट थी, प्रो पीपल थी। लेकिन जब से उन्होंने स्टांस लिया प्रो एस्टैब्लिशमेंट और एंटी पीपल,
तो वहां पर आके क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि अब आप पावर पॉलिटिक्स के लिए तो जो पावर पॉलिटिक्स है उसमें पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं होती है। सियासी लोगों के बयान सियासी होते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका अमल इसके बारे में अगर कोई अक्कासी करेगा तो वो खुद ब खुद साबित हो जाएगा। लेकिन यहां पर बात ये आती है कि जब, जैसे अभी जाफरी साहब ने कहा, when you are a part of the coalition, आप हुकूमत के साथ हैं, आपकी वोटिंग बिल के हक में हो रही है, आप वो कहते हैं कि जो आप जो रात 11 बजे तक बैठे रहते हैं एक ऐसे बिल के लिए जो अननेसेसरी है, जिसका के आईपीपीज की महंगाई महंगी बिजली से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका IMF की जो फंडिंग आ रही है आपने वापस कैसे करनी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका गंदुम के रेट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका आप यहाँ पे जो टैक्स खत्म करने लगे हैं नॉन फाइलर का, उसका आम आदमी के उससे बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप उसकी एग्नी बढ़ाने के लिए उसको झूठ बोल रहे हैं कि उसको इंसाफ मिलेगा। भाई उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? उसको इंसाफ तो इन्हीं जजों ने देना है, उसको इंसाफ को इसी अदलिया ने देना है। और इस अदलिया से काम किसने लेना है? इस अदलिया से काम लेना है, वो कहते हैं देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो बिल तो आप में है नहीं, डायरेक्शन आप में से किसी के पास नहीं है। आप ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं दुनिया में जाता हूं, लोग समझते हैं मैं भीख मांगने आया हूं। भाई आपने खुद शक्ल पे भी बना ली है। वक्त खत्म हो गया है। वैसे डायरेक्शन तो है लंदन जाने की, नवाज शरीफ साहब जो है तैयारी किए बैठे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। एंड इसके अंदर मैं पाकिस्तान की आवाम को बताऊंगा, देयर इज अ मैसेज इन इट, बिकॉज ही हैज टोटली फेल्ड। सो वो बैक करके अपना जहां से आए थे वापस जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुरम लतीफ खोसर साहब हमारे साथ मौजूद थे और तैयब महमूद जाफरी साहब, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू गाइस। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें जो है वो 63A जो है उसको कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और वकला तंजीमें जो हैं उनकी जानिब से भी ये चीज कही जा रही है कि आईनी अदालत जरूरत तो है, मगर इस तरह से बिना सुने, बिना उस पर जो है वो बहस किए ये तमाम तर चीजें करना, ये जो है ये अफसोसनाक अमल है। और माजी में भी ये चीजें रिपीट होती रही और अभी जो है उसी तरह से काजी फैज ईसा साहब भी अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर उनकी उस माजी की बातें जो हैं वो रद्द होती हुई नजर आ रही हैं। और अगर इसमें वकला तहरीक होती है, जारी होती है, वकला निकलते हैं, तो डेफिनेटली जाफरी साहब ने भी कहा कि मैं उसका हिस्सा हूंगा वकला तहरीक का, और खोसा साहब तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हैं, तो वो तो इसमें जो है वो सरे फहरिस्त नजर आएंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बान।